गया है कि सूरज भगवान के दर्शन हमें रोजाना होते हैं। मुख्य रूप से इंडिया में, विशेष रूप से भारत में, हमें सूरज भगवान हर रोज दिखाई देते हैं। ऐसा मोस्टली कभी भी नहीं होता है कि पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। और इसी वजह से भारत को विशेष रूप से एक अलग स्थान दिया गया है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, अन्य कई देशों में भी सूरज भगवान के दर्शन यह होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सूरज भगवान नहीं दिखते। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरा चित्र है वनस्पति का। और कोई भी वनस्पति होवे, वह मुख्यतः उसकी जो जड़ें होती है वह मिट्टी के अंदर गड़ी होती है। और उस मिट्टी में अलग अलग तरह के जीव होते हैं। नॉर्मली वे जीव, कुछ जीव आंखों से दिखते हैं, कुछ आंखों से नहीं दिखते हैं। और हमारी रोजमर्रा जो जीवन प्रणाली है, उसमें हमें जो पंछी है, अन्य प्राणी है, पशु है, यह हमें आंखों से दिखते हैं। लेकिन जो चीज मिट्टी के नीचे होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा छेड़ने वाले हैं। जैसा यह ऊपर वाला जो चित्र है, यह चित्र, इसका जो भी संशोधन है वह डॉक्टर इलियान इंगम, बहुत बड़े सॉइल बायोलॉजी में काम करने वाले यह साइंटिस्ट है। और इनका अगर हम लोग काम समझने का कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत साल लग जाएंगे यह सब विषय समझने के लिए। और इन्हीं की तरह दुनिया भर में बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इन सब चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी के भीतर जो सारी सजीव सृष्टि है, उसको जानने की कोशिश की जा रही है। और हर कोई साइंटिस्ट एक छोटा सा पार्ट लेकर काम करता है। यानी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान पाना तो मुश्किल है, लेकिन हर कोई अपने अपने छोटे छोटे चीजों में वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अलग अलग जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यह जो प्रोफेसर इलियान इंगम का जो काम है, वह अगर आप सभी को अगर अच्छी तरह से समझना है, देखना है, तो यहाँ मैंने एक लिंक डाली है। इस लिंक के माध्यम से इन्होंने जो भी काम किया है मिट्टी के लिए, वह आप सभी लोग आपके अपने मोबाइल के माध्यम से देख सकते हो। और मेरा ये पिछले 30 सालों का जो अनुभव है, उसके बेसिस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो टेक्नोलॉजीज अभी अवेलेबल है, हमें इन सभी टेक्नोलॉजीज का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसा आज की डेट में अगर आप अपने मोबाइल के माध्यम से इस लिंक को अगर क्लिक करते हो, तो पूरा ज्ञान आपके सामने, आपके मोबाइल पर दिखता है। तो नई नई तकनीकें सामने आना चाहिए और सरलता से हम सभी को इन सभी विषयों को समझने की जरूरत है। लेकिन एक बार
यानी हर बार जो एक विषय में रखता हूँ कि हमें उस विषयों की गहराइयों तक जाने की इच्छा होनी चाहिए, और अगर हम इच्छा रखते हैं तो हमें हर चीज मिलते रहती है। और इसी कड़ी में एक्चुअली जैसा एक रिसर्च पेपर है नेचर नामक, जिसे साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत बड़ी मान्यता है, यानी इस रिसर्च जर्नल में अगर कोई अपना रिसर्च लिखता है, जो भी काम उन्होंने किया उसके जानकारी अगर इस पब्लिकेशन में पब्लिश होती है, तो उसे एक अलग रूप से मान्यता होती है। और यहाँ पर अपना काम पब्लिश करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है साइंटिफिक वर्ल्ड में। तो उसी जर्नल नेचर, यह मेन तो नाम नेचर है और उसके अलग अलग पार्ट्स भी है, पर यहाँ हमें अपना काम अगर पब्लिश करना है तो मुझे ऐसा कहना है कि हमें कम से कम उस विषय में 20 से 25 साल काम करना जरूरी होता है। कम से कम 20 से 25 साल अगर हम लोग उस विषय में काम करते हैं तो ही इस तरह के जर्नल्स में हम लोग अपना डेटा पब्लिश कर सकते हैं। अब जैसा यहाँ ये जो स्लाइड हम लोगों ने देखी है कि मिट्टी के नीचे ऐसे कौन से जीव है, उस बारे में हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो टाइटल दिया है वह लिखा है सॉइल एनिमल्स, यानी जैसा एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव है वे कौन कौन से हैं उस बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब कुछ साइंटिफिक टर्म्स होती है, उस टर्म्स को भी हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। जितने भी छोटे जीव होते हैं उन्हें अलग अलग तरह से नाम लिया जाता है। यहाँ पे देखिए माइक्रोफाउना लिखा है, लेकिन ठीक है, हमें माइक्रोफाउना इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके सामने वो समझने के लिए लिखा है 0.2 मिलीमीटर यानी mm। इसका मतलब जिन जीवों का आकार 0.2 मिलीमीटर से कम है वे जीव मिट्टी में पाए जाते हैं। अब देखिए 0.2 मिलीमीटर की बात हो रही है, 0.2 मिलीमीटर। आगे जाने से पहले, यानी आगे की डिटेल्स जानने से पहले, मैं यहाँ पर यह जो स्केल पट्टी है इस बारे में हम सभी लोगों ने अपनी कक्षा पहली से लेके 10वीं तक या 12वीं तक हम यह स्केल पट्टी यूज करते थे। और इस नॉर्मली स्केल पट्टी पर जो छोटी वाली स्केल पट्टी थी उसमें इस तरह से 0 से लेकर 15 तक, यानी 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर का वह स्केल पट्टी होता था। अभी नीचे देखिए उसका एक जूम का व्यू दिया है कि 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, तो 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो सूक्ष्म विषय है वह सब विषय हमें समझना चाहिए कि यह जो 0.2 मिलीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आते हैं,
और निमेटोड्स जो मिट्टी में पाए जाते हैं वह उनका जो साइज है 0.2 मिलीमीटर से कम होता है। अब आप देखिए कि 0.2 मिलीमीटर, आप में से कोई बता पाएगा कि 0.2 मिलीमीटर यानी कितना माइक्रोमीटर? शरद भैया। सर 0.2 मिलीमीटर, यानी जैसा देखिए हम स्केल पट्टी पढ़ते हैं तो 0.2 मिलीमीटर का मतलब क्या है? मतलब 1000 का एक हिस्सा हो, 2 हिस्सा हो गए 1000। यानी मैं ये चीजें इसलिए कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए हम मोटा मोटी बात करते हैं कि निमेटोड्स 0.2 मिलीमीटर से छोटे होते हैं और उनसे थोड़े बड़े ये और अन्य जीव हैं। अभी मैं उनके नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ, जस्ट हम लोग पढ़े और इन सब विषयों में हम आने वाले समय में समझने की कोशिश करते हैं। 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के रेंज में कुछ जीव होते हैं। जैसा यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे एक नाम लिखा है माइट, MITES, माइट। अब ये जो माइट्स है, ये माइट्स हमें हमारे खेत में कब दिखता है? तो आप देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो पत्तियां होती है हर सिकुड़ जाता, वो पत्तियां सुकड़ती है और पत्ती की नीचे के साइड में इन माइट्स का अटैक होता है। और जब भी हमारे खेत किसी रोड के साइड में है यानी रास्ते के पास में है जहां से बहुत सी गाड़ियां जाती है और उस गाड़ियों की जो धूल मिट्टी है हमारे पत्तियों के ऊपर आती है, उस समय इस माइट का अटैक बढ़ता है। अब देखिए निमेटोड 0.2 मिलीमीटर से छोटा होता है, उनसे बड़े वाले अगर देखा जाए तो ये माइट एक एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन 2 मिलीमीटर से भी बड़े वाले जो जीव है 2 मिलीमीटर, उसमें सबसे आखिरी में देखिए 5 नंबर पे लिखा है अर्थवर्म। यानी कुछ जो केचुए हैं वह 2 मिलीमीटर साइज के भी होते हैं और वहां से वो बढ़ते जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमें यह मैथमेटिक्स भी समझना जरूरी है कि मिट्टी के अंदर इस ब्रह्मांड में ऐसे जो जीव हैं, इन सभी जीवों के बारे में अगर हमें समझना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है तो कई सालों लग जाते हैं, लेकिन हम लोग इन सब चीजों को नहीं समझ पाते। अब यहां बात हो रही है 0.2 मिलीमीटर से ऊपर वालों की। अब 0.2 मिलीमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ इस स्केल पट्टी पर। जैसा 0 से 1 तक जो लिखा है, जो जूम व्यू है, आप देखिए 0 से 1 तक कितनी कितनी लकीरें हैं? 10 है। 0 से 10 है। 9 9 9 यानी 10 थे। टोटल, यानी वो टोटल सब मिला के 10 है। तो अब ये जो 10 है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ऐसा 10 मिलीमीटर माने 1 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग 1 मिलीमीटर देखिए वो जूम करना पड़ रहा है। अगर इसी स्केल पट्टी को ऊपर ऊपर की नजरियों से देखोगे तो वह 1 मिलीमीटर दिखेगा क्या आसानी से? नहीं दिखेगा। जैसा आज दादू की उम्र 70 प्लस है
या और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे तुलाराम जी जैसे हैं जो ऑलमोस्ट 70 या 70 से ऊपर है, तो उन्हें अगर वह 1 मिलीमीटर ऊपर की स्केल पट्टी से देखने को कहा जाए, तो वह दिखना मुश्किल होता है। और यहाँ पर 1 मिलीमीटर हमें दिखने से दिक्कत आती है, हम बात कर रहे हैं 0.2 मिलीमीटर की। और 0.2 मिलीमीटर से ऊपर वाले जो जीव है वो मिट्टी के अंदर जीवित पाए जाते हैं। और इन सभी को अगर अपने उसका अगर ज्ञान लेने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी में भी हम लोग इन विषयों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यह असंभव है। अगर किसी एक व्यक्ति ने अगर ठाना कि मैं ये सारी चीजें समझने की कोशिश करता हूं, यह पॉसिबल नहीं है। और उसका रीजन आपको मैं बताता हूं कि हम लोग जैसा 10वीं कक्षा के बाद में हम मुख्यतः 4 विषयों में काम करते हैं। अगर हम साइंस बैकग्राउंड से जाते हैं तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है और मैथमेटिक्स होता है। ये 4 बेसिक साइंसेस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। अब आप देखिए, इन 4 जो बेसिक साइंस के सब्जेक्ट है, उन 4 साइंस के सब्जेक्ट में बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। अब उस बायोलॉजी में ये सारी चीजें उस बायोलॉजी के अंदर आती है। और उसमें भी यहां पर एक छोटा सा विषय रखा गया है, एनिमल्स। यहां शब्द क्या यूज किया है? सॉइल एनिमल्स दिया है। अब ये तो सारे जितने भी नाम यहां लिखे हैं, इनमें से कितने नाम हमें इससे पहले पता थे? तो एक आध दो नाम, जैसा अर्थवर्म है यानी केचुआ, निमैटोड है या माइट है, लेकिन बाकी चीजें हमें ज्ञात नहीं है। अब जब हम लोग बात करते हैं एनिमल की, तो हमें क्या दिखता है? गौ माता दिखती है। हमें क्या दिखता है? बकरी दिखती है। हमें क्या दिखता है? तो बैल दिखता है, भैंस दिखती है। तो इन एनिमल्स के जैसे ही मिट्टी के अंदर कुछ एनिमल्स होते हैं, उन्हें उनकी ये लिस्ट है, जो लिस्ट यहाँ पे रखी गई है। अब जैसा हम लोग हर बार कहते हैं कि हमारी अपनी खेत की जो मिट्टी है वह कितनी जीवित है, वह कितनी अच्छी है, यह अगर चीज हमें समझना है तो हमारी मिट्टी में ये सारी चीजें चाहिए, तो ही हमारी मिट्टी जीवित है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और जैसे इन सब चीजों को समझना भी है, यानी ये सारी चीजें अगर हमारी खुद की मिट्टी में अगर चाहिए, तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो मेरी अपनी खेती में या हमारी अपनी खेती में कितने तरह के पौधे हैं, कितने तरह के प्लांट्स है। यानी यहां पे फिर महत्व आता है कि इन सभी सजीवों को अपने अगर मिट्टी में हमें खोजना है, वे हमें अपनी मिट्टी में अगर चाहिए, तो हमें क्या, हमारे खेत में क्या होना चाहिए? हमारे खेत में प्लांट्स होना चाहिए। हमारे खेत में वह विशिष्ट रूप के पौधे होना जरूरी होता है। अब आप सभी लोग, अगर हम लोग यहाँ पर एक विषय, एक चर्चा ले सकते हैं कि पिछले 60 सालों में या पिछले 70 सालों में अपने अपने खेतों में हमने किस तरह के पौधे या पेड़ हमने देखे हैं। अगर वह 60 या 70 साल का विवरण अगर करना चाहे, तो जैसा नीम का जो पेड़ है या अन्य जो पेड़ है,
वे हम अपने खेतों में देखते हैं। इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको कुछ 2 या 3 पेड़ के चित्र दिखाऊंगा। जैसा आप सभी ने अपने खेतों में नीम का पेड़ देखा है या इमली का पेड़ देखा है या आम का पेड़ देखा है, आपने विशेष रूप से इन 3 पेड़ों के नाम लेने का रीजन एक है कि यह पेड़ मुख्यतः हर जगह पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। आम का पेड़, इमली का पेड़ और नीम का पेड़। और जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की मिट्टी होती है, जिस तरह का पानी या जिस तरह की बारिश होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है अन्य पौधों का जीवित रहना। और जो चीज मैं इससे पहले कहा हो कि ये जो सजीव सृष्टि है जो मिट्टी के अंदर है, वह अगर हमें अपने खुद के खेत सर वाली स्लाइड चेंज नहीं हुई है, स्लाइड नहीं चेंज हुई। ये लिविंग प्लांट्स दिख रहे हैं यहाँ पे? जी जी नहीं, लिविंग प्लांट दिख रहा है, लेकिन वो आम का वो पेड़ दिखा रहे थे ना, वो नहीं दिख रहा। नहीं, वो नहीं, वो अभी नहीं, मैं बाद में दिखाऊंगा। तो यह जो लिविंग प्लांट्स, जैसा मैं कह रहा हूं कि हमें अपनी खेत में अगर अलग अलग तरह के पौधे जब तक नहीं हो सकते, ये ऊपर वाली सारी जो सजीव सृष्टि है, यह सजीव सृष्टि वहां पर नहीं आ सकती। और विशेष रूप से इन सारे सजीव सृष्टि का अपनी मिट्टी में होना उनका जीवित रहने का जो बेसिक माध्यम है, वह है अपने खेत में पेड़ और पौधों की संख्या। और विशेष रूप से यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे लिखा है लिविंग प्लांट्स, यानी जीवित पेड़। और उस पेड़ से जब पत्तियां झड़ती है, यानी आप देखिए कि ये जितने भी बड़े पेड़ हैं, उनकी अपनी अपनी पत्तियां जब नेचुरली नीचे गिर के मिट्टी में मिक्स होती है, उसे लीफ लिटर कहा जाता है। यानी वही पौधा अपनी पत्तियां नीचे जमीन में डालता है और वही पत्तियों के माध्यम से मुख्य रूप से सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होता है। यानी हमें पहले क्या चाहिए, हमारे खेत में हमें पौधा या पेड़ चाहिए। उस पेड़ से जो पत्तियां नीचे आएगी उसे हम लोग लीफ लिटर कहते हैं। और जब यह पत्तियां जब मिट्टी में जाती है, तो वही पत्ती नेचुरली मिट्टी में सड़ना शुरू होती है और उसके माध्यम से ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंटेंट यह बढ़ने लगता है। और जब यह सब चीजें, जो पत्तियां हैं जो नीचे जाती है मिट्टी में, उन पत्तियों के ऊपर, यानी उस पत्तियों को डिकम्पोज करने का काम मुख्य रूप से ये सारे जो बैक्टीरिया है, फंगस है, और उन्हीं के साथ में जो अन्य जीव है, यानी मित्र कीड़ी है, मित्र कीटक है, ये सारे मिलके ये सब काम करते हैं। लेकिन आप मुख्य रूप से यहाँ अगर देखा जाए तो अपने अपने खेतों में जब तक अलग तरह के पौधे या पेड़ नहीं पाए जाते, तब तक यह सजीव सृष्टि अपने मिट्टी में डेवलप हो नहीं सकती। लेकिन आज एक विषय हम लोग सभी लोग देखते हैं कि हम मिट्टी की जांच करवाते हैं कि मेरी मिट्टी या हमारी मिट्टी कितनी जीवित है।
मुझे आप बताइए, आज जितना भी मिट्टी का एनालिसिस किया जाता है, आज की डेट में मिट्टी में कौन सी चीजों की जांच की जाती है? शरद भैया, कौन सी चीजें जांची जाती है? सर मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट देखे जाते हैं, क्या क्या हैं। बेसिक खादें देखी जाती हैं एनपीके, और पीएच, इसमें मिट्टी में ये देखा जाता है कितने कार्बन हैं और और मिट्टी पीएच में ये देखा देखा जाता है। जाता है सर कि वो एसिडिक है, पीएच देखा जाता है और और एनपीके मुख्य तत्व, और उसके बाद और मिट्टी में कार्बन ये देखा जाता है। और टीडीएस, कार्बन, तांबा, निकेल, लोहा, जस्ता, सल्फर आदि जीवों को जो है मतलब खनिजों का न्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म तत्व इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चेक की उनकी भी जाती है। जांच की जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वह जीवित है या नहीं है? मृत है। ये सारे जो भी चीज आज मिट्टी में जांच किए जाते हैं वे जीवित है या मृत है? मृत मृत। और मिट्टी की जीवित जांच कहाँ पे की जाती है? कहीं नहीं कर रहे। यानी कहने का मतलब ये है कि मिट्टी में कौन से जीव उपलब्ध है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से जो पर्यावरण में काम करने वाले लोग हैं वे हर बार एक चीज कहते हैं कि हमें पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, हमें पशुधन बढ़ाना जरूरी है, हमें अन्य सजीव सृष्टि को बढ़ाना जरूरी है। अब आप देखिए कि सारा घूम फिर के एक ही जगह पे आता है, वह है विशेष करके पौधा या पेड़। और इसीलिए कहा जाता है जब तक पेड़ पौधों की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक ये बाकी सारी जो सजीव सृष्टि है वह बढ़ना मुश्किल है। यानी जैसा यहाँ पूना में सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नामक एक संस्था है और उस संस्था के जो प्रोग्राम डायरेक्टर है सतीश औटे सर, उनके माध्यम से हम लोग कुछ चीजें सीख रहे हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? तो मैं अपने ही गांव में, अपने ही खेतों में हमें अलग अलग तरह के सजीव सृष्टि को जानने की कोशिश करना चाहिए। और मेरा अपना ये मानना है कि हम लोग अगर उन सब चीजों की जांच भी करवा ले, उस विषय में जानने की कोशिश भी करें, तो बहुत बड़ा ज्ञान उसके माध्यम से मिलता है। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अपने खेतों में कौन कौन से पेड़ और पौधे हैं उसका एक लिस्ट बन सकता है। उसके बाद इन पौधों पर कौन से पंछी या पशु हमें दिखते हैं। उसके बाद हमें कौन सी अलग अलग तरह की कीटक या तितलियां जैसे हम लोग कहते हैं वे हमें दिखते हैं। और उनके बाद में, क्योंकि ये सारी चीजें आंखों से दिखती है, और विशेष रूप से हम लोगों के गांव में जल का स्रोत क्या था। हमारे गांव में आज के 60 साल पहले, 70 साल पहले नदी की क्या परिस्थिति थी, हमारे गांव में कितने कुएं थे, हमारे गांव में कितने ट्यूबवेल है, क्योंकि ये सारी चीजें एक में से लिंक्ड है।
और यह अगर हमें सब समझना है तो मुझे ऐसा लगता है जो पहले आंखों से दिखता है उसकी जांच की जाए, और उसके बाद जो आंखों से नहीं दिखता है, जैसा मान लीजिए अभी जैसा बहुत सी बीमारियां हमें होती है, जैसा मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं पीलिया होता है। तो पीलिया किस वजह से होता है, कोई बताएगा? पेट की वो खराबी से। गंदे पानी से। पर पीलिया होने का कारण कौन सा जीव है? ये नहीं मालूम। लीवर को इफेक्ट करता है। लेकिन कौन से जीव की वजह से पीलिया मुख्य रूप से होता है? हमने कोरोना का नाम सुना। कोरोना किसकी वजह से हुआ है? वायरस। तो वायरस की वजह से है पीलिया होता है, वायरस की वजह से कोरोना जैसी बीमारी हुई है। अब जैसा हम लोग कहते हैं टाइफाइड, टाइफाइड किस वजह से होता है? पेट में छाले आ जाते हैं। लेकिन जैसा यहाँ पे वायरस का नाम लिया गया, तो टाइफाइड किसके वजह से होता मच्छर है? मच्छर 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 मलेरिया है। यानी कहने का मतलब शरीर में यानी ज्यादा आधुनिक बैक्टीरिया। शरीर में ज्यादा ठंडक होने के कारण होता है ये मोतीजरा टाइफाइड। यानी कहने का मतलब वह बैक्टीरिया है। और मेरा ये मानना है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रख सकते, समझने की कोशिश नहीं करते। यानी वायरल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस, फंगल डिसीजेस, जैसा हमें खाज खुजली होती है हमारे शरीर में, एक खुजली नामक एक बीमारी हम लोग कहते हैं, तो ये अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव है। इन सब सूक्ष्म जीवों का कहीं ना कहीं अपने शरीर में दिक्कतें करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा महत्व इस पौधे को या पेड़ को क्यों दिया गया है, क्योंकि वही पौधा है, इसी पौधे की वजह से हमें अपना भोजन मिलता है। यानी यहां पर अगर हम लोग देखें कि अगर पौधा ना होवे, पेड़ ना होवे, तो क्या क्या हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी। मनुष्य का भोजन क्या क्या है? मनुष्य प्राणी भोजन में फल, क्या क्या लेते हैं? फल, सब्जी, अनाज। लेकिन मनुष्य जैसा हम लोग देखिए यहाँ पर मैंने नीचे कुछ लिखा है ओमनीवोरस, दिख रहा है? ओमनीवोरस, स्लाइड चेंज हुआ है? हुआ। ये हुआ है। वहां पे ओमनीवोरस के सामने क्या लिखा है? वेजिटेटिव, नॉन वेजिटेटिव। यानी वेज और नॉन वेज एंड नॉन वेज खाने वाले। यानी उन्हें क्या कहा जाता है? ओमनीवोरस कहा जाता है। ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स है, हम आने वाले समय में इन सभी विषयों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब जो पेड़ पौधा खा सकता है और जो नॉनवेज खा सकता है, उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है, और मनुष्य उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यानी आज इंडिया में 100% वेजिटेरियन है, या आप इंडिया में ही सिर्फ नॉनवेज खाने वाले लोग भी हैं, या अन्य देशों में अगर हम लोग जाते हैं, वहाँ की परिस्थितियां देखते हैं, तो वहाँ
नॉनवेज खाने वाले लोग हमें मुख्य रूप से ज़्यादा पाए जाते हैं। अब यह सो जो विषय है कि वेज और नॉनवेज, लेकिन ये सारा सब जड़ता है पौधे के इर्द-गिर्द। क्योंकि नॉनवेज कहाँ से आएगा? मान लो नॉनवेज बकरी के माध्यम से या मुर्गी के माध्यम से आता है, लेकिन बकरी का खाना क्या है? तो उसका खाना भी पेड़ पौधा ही है। यानी अगर पेड़ पौधा ना होवे तो मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता, और उसी तरह से अन्य पशु भी जीवित नहीं रह सकते। और यहाँ पर आप अलग अलग तरह की चीजों अगर हम लोग आने वाले समय में समझने का कोशिश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की उम्र बीत जाएगी, लेकिन इन विषयों का ज्ञान मिलना मुश्किल होता है। और इसी वजह से जब कोई भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर अलग अलग विषयों में काम करने वाले लोग वहां पर पाए जाते हैं। यानी आप देखिए, खेती इस विषय में अगर काम करना है, उसको समझना है, तो हमें प्लांट का बायोलॉजी समझना जरूरी है, हमें सॉइल का बायोलॉजी समझना जरूरी है। और उस मिट्टी में अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ चित्र दिखाई देते हैं। दिख रहे हैं कुछ चित्र? जी सर। अब ऊपर से 5 नंबर का जो भी कुछ दिख रहा है, 5 नंबर ऊपर से क्या दिख रहा है? पहचान सकते हैं हम लोग ऊपर से 5 नंबर? मुंगळा, मराठीत मुंगळा म्हणतात साहेब. मंगला यानी कहने का मतलब चीटा हम चीटा लोग बराबर, यानी हम लोग इस सब चीज को पहचानते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन बाकी अगर चीज मैं आपको कहूं, ये हमें अपने खेतों में दिखती है, लेकिन कभी हमने कुछ प्रयास किया इसका फोटो लेने के लिए मोबाइल में से? अगर मैं आपको पूछूं आपके खेत में इन सभी चीजों में से कौन सी चीजें आपको दिखती है? जैसा 3 नंबर का देखिए, मकड़ी जैसा कुछ दिखता है? हो, इंचू आहे का ते? इच्चू आहे का? यानी कहने का मतलब हमें अपने खेत में जो चीज हमारे आंखों से दिखती है उसके कम से कम फोटोग्राफ होवे। और आज मिट्टी की जो जांच की जाती है, वह जो जांच है वह सिर्फ यानी ऑर्गेनिक कार्बन है, पीएच है, मिनरल्स या एनपीके, इसके बाहर हम लोग नहीं जाते। लेकिन अगर मैं आप सभी को अभी एक सवाल अगर पूछूं कि जो नाइट्रोजन की जांच की जाती है, जो भी नाइट्रोजन की जांच अपने मिट्टी के माध्यम से की जाती है, वह नाइट्रोजन मैंने डाला हुआ यूरिया में से आया हुआ नाइट्रोजन है, या जो पत्तियां जो झड़ती है पेड़ के ऊपर से नीचे, उस पत्ती का नाइट्रोजन है? कोई बता पाएगा कौन सा नाइट्रोजन उस मशीन से बाहर आता है? हो सकता पत्ती का नाइट्रोजन सारा आता है, दोनों तरह का आता है। लेकिन हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं क्या नहीं, कि यह नेचुरल नाइट्रोजन है और यह आर्टिफिशियली यूरिया बनाया गया उसका नाइट्रोजन है? इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? उनको अलग नहीं, कर सकते हैं क्या? रेडियो ट्रेसर टेक्निक से कर सकते हैं, बाकी सामान्य तरीके से नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब देखिए, अभी जो सर ने नाम लिया रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स, और यही तकनीकें है, टेक्नोलॉजीज है, हमें इनके माध्यम से आगे बढ़ना जरूरी है। जैसा हम लोग कहते हैं जैसी परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के माध्यम से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसीलिए
जैसा बहुत बार हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा हमें महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो मुझे मराठी लैंग्वेज चाहिए, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मुझे हिंदी में चाहिए। लेकिन आज की डेट में सब लोग कौन सी एक लैंग्वेज से जुड़े हैं? इंग्लिश। यानी एक मेन माध्यम कौन सा है? तो अंग्रेजी है। अगर मान लो अगर अंग्रेजी नहीं होती तो क्या होता था भविष्य में? तो एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग, यानी कोई दूसरी भाषा होती। कहने का मतलब यह कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कि हमें जैसी परिस्थितियां बदलती है हमें उसे एडॉप्ट करना जरूरी है। और इन सभी विषयों में अगर सब चर्चा की जाए, समझने की कोशिश की जाए, यानी यहाँ पर जो 4 और 5 नंबर पे जो लिखा है बैक्टीरिया और फंगस, उस फंगस में का सिर्फ ट्राइकोडर्मा हम पिछले 1.5 साल 2 साल से बात कर रहे हैं, या जैसा दादू इन लोग 4 साल पहले आए थे तब से हम लोग इस फंगस का ट्राइकोडर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। यानी इस एक छोटे से टॉपिक के एक छोटे से सूक्ष्म जीव को समझना हमें मुश्किल हो रहा है। यानी हमने शुरुआती दौर में 0.2 मिलीमीटर से ऊपर वाले सूक्ष्म जीवों की बात की, लेकिन ट्राइकोडर्मा का साइज कितना होता है नीचे लिखा है, वह साइज है 3 से 5 माइक्रोमीटर। और जो दही में या छाछ में जो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है उसका मोटा मोटा उसका साइज 1 माइक्रोमीटर होता है। तो अगर ट्राइकोडर्मा में हम लोगों का 1 साल 1.5 साल चला गया तो ये बाकी के जितने भी सारे जो चीजें हैं वह अगर हमें समझना है, वह अगर हमें खोजना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी एक का काम नहीं है। और इसीलिए हर बार मैं विशेष रूप से जब किसान भाइयों से चर्चा करता हूँ तो वे अपने अपने घर में एक बच्चा या बच्ची, एक लड़का या लड़की, इन्हें इन विषयों में आने वाले समय में काम करने को कहना जरूरी है। कोई भी होवे, आइदर वो फंगस की नॉलेज ले, बैक्टीरिया की नॉलेज ले, निमैटोड की नॉलेज ले, मित्र कीटक की नॉलेज ले, पौधे की नॉलेज ले, या और भी जैसा गौ माता, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो इन सब चीजों में हम लोग समझने की कोशिश करें। आने वाले समय में हम लोग इन सब चीजों पर थोड़ा बहुत सीखने का कोशिश करें। और जैसा मैंने इससे पहले भी कहा है कि जैसा डॉक्टर इलिया निंगम होवे या प्रोफेसर इलान चेट होवे, ये बहुत बड़े बड़े नाम है और इंडिया में भी बहुत बड़े साइंटिस्ट है। जैसा मैं खुद, मेरे जो टीचर है डॉक्टर मुकुंद देशपांडे सर, इन सभी लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखने को मिली है। तो हम सभी लोग इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करते रहे और मोबाइल के माध्यम से अन्य चीज़ें देखने की जगह, अन्य चीज़ें या अन्य रील्स देखने की जगह इन चीज़ों का अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी प्रगति पथ पर जाने में आसानी होगी। जी हो। जी सर, बहुत अच्छा। और अब किसी के कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें। जी सर, जी सर, सादर प्रणाम सर को, सभी को प्रणाम। सर वो जो गूगल सीट मैंने वो की थी उसको देखे क्या? नहीं सर, एक्चुअली पिछले 3 दिन थोड़ा मेरा नाइजीरिया का ऑनलाइन मीटिंग्स के चक्कर में था, मैं नहीं देख पाया, लेकिन होपफुली आज शाम तक मैं आपको जवाब दे पाऊंगा सर। जी जी, उसमें वो जो आपने भेजा था उसी को मैंने वो किया, तो हम इनको शेयर कर देंगे अपने लोगों को, तो ये उसको भरना भी बता देंगे हम एक बार 5 मिनट का समय लेके, और फिर उसको वो कर लेंगे।
जी नहीं सर। पक्का सर, आज शाम में मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम को मैं आपका ये काम देख के आपको जवाब दूंगा सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ दादू। जियो सर, ये तो आपने बहुत सारी जानकारी दी हम लोगों को। बंद करना भैया इसको थोड़ा। और इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम एक एडवांस जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, पर हमारे जो किसान भाई है जो यहाँ पर जुड़े हैं, उनकी भी कुछ चीजें हो सकती है, उनकी समस्याएं हो सकती है, उन पर भी कम से कम हमें जो 10 मिनट में बात कर लेनी चाहिए। तो सर अभी हमारे जो समस्या 2-3 दिन से बातचीत चल रही थी, एक तो ये चल रही थी कि भाई हमारे ऐसी कल शरद भैया ने कहा था कि ऐसी 5 फसल कौन सी हो सकती है जिन पर कि हम लोग जो है गेहूं का विकल्प ले सकते हैं। तो ऐसे 5 वृक्ष कौन से हो, जैसे आपने अभी 3 वृक्ष के नाम बताया, आम, इमली, नीम, ऐसे कौन से वृक्ष हो सकते हैं जो हमारे खेत के आसपास हो, जिसमें हमारे जमीन को फायदा हो और हमें फायदा हो। तीसरी चीज ये है सर कि अभी जो है जो सीजन आने वाला वो हमारे यहाँ जायद का सीजन में मूंग ज्यादा लगेगी, और किसानों को जायद में क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ी चर्चा हो जी। हो देखिए, जो पेड़ पौधों की बात है, मेरा ये मानना है कि पहले हम अपने खेत का जो हिस्ट्री है, जैसा दादू आपको खुद को याद होगा कि आपके खेत जी, में मेरी कौन सी आवाज पेड़- गई कि नहीं? नहीं आइए आइए। यानी कहने का मतलब आपके हेलो? खेती में हाँ दादू, आवाज आई थी, बात समझ में आई है। यानी कहने का मतलब आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है या आ रही सर, आपकी भी आ रही है, दादू की भी आ रही है, दादू के पास नहीं पहुंच पा रही है। आ रही सर आवाज। ठीक है। तो हमें, जैसा दादू का जो सवाल था कि हमें कौन से पेड़ लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने जो पेड़ पौधे आपको दिए थे, आप पहले उसके बारे में समझने का कोशिश कीजिए कि जो जो पेड़ पौधे थे वो उसमें से आज कितने बचे हैं, और आने वाले समय में कोई भी पेड़ ना काटे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और मेरा ये मानना है कि प्रकृति उन सारी चीज़ों का, जैसा एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सभी लोग एरंडा वाशिम ट्रेनिंग सेंटर आके गए हो, तो आपने वहाँ पर बेर के सीजन में अगर आप आए हो तो वहाँ के बेर आप लोगों ने खाए हैं। तो वो बेर के पेड़ के ऊपर से एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि उस बेर के पेड़ को हम लोगों ने पहले काटने का कोशिश किए, उसके बाद उसको जलाने का कोशिश किए, लेकिन फिर भी वह खड़ा हुआ है और आज भी अच्छी तरह के बेर दे रहा है। मेरा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि पेड़ पौधों के साथ में हमें मस्ती नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। यानी जितना भी पेड़ हमारे खेत में आता है, हम उसे प्रॉपरली मैनेज जरूर कर सकते हैं, और जो हमारे खेत में डिस्टरबेंस नहीं ला रहा है उस पेड़ को हम क्यों छेड़छानी करें। और वह अगर हम लोग नहीं करते तो वही चीजें हमें अपने खेत में आने वाले जो कीड़ा है, जो बीमारी है, उससे बचाता है। और एक चीज जैसा आपने अभी कही कि हमारी मूंग की खेती है, दादू मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है, आप मूंग की फसल लो, धान की फसल लो, चने की फसल लो या गेहूं की फसल लो, आपको सबसे बड़ा सॉल्यूशन है स्लरी। और मैंने इससे पहले भी कहा है कि यह स्लरी हमें 8 दिन पुराना, 10 दिन पुराना, या कुछ स्लरी की बात हम लोगों ने की थी 6-6 महीना पुराना स्लरी भी हमें चाहिए। लेकिन वही चीज नहीं होती है, और वह चीज अगर हम लोग देना शुरू करें मुख्य रूप से, और यहाँ तक हम लोगों की बात हुई है कि हमें स्लरी अगर बनाना है तो हमें दूसरी चीजों के पास जाना जरूरी है। हमारे घर में गेहूं का आटा है, ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है, चावल का आटा है, बस वह स्लरियां बनाना शुरू कीजिए। और एक और भी सबसे बड़ी बात कि छाछ की स्लरी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए, और उसके बाद हम केचुआ का जो वर्मी वॉश होता है केचुआ के माध्यम से,
उसका स्लरी पे ज्यादा फोकस किया जाए इन समर वाली क्रॉप्स में, छाछ और केचुआ। और अगर ये सारी चीजें जैसा केचुआ जैसा वो वर्मी वॉश अगर नहीं है तो कम से कम गोमूत्र का उपयोग किया जाए। लेकिन गोमूत्र 1 साल पुराना अगर हो तो बहुत अच्छा, 5 साल पुराना हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन कम से कम 3 से 4 महीना पुराना ही गोमूत्र का उपयोग खेती में करना चाहिए। फ्रेश भी कर सकते हैं, लेकिन जितना गोमूत्र पुराना रहेगा उतना उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप सभी लोग शुरुआती दौर में छाछ का स्लरी बना लीजिए, आप जो वर्मी वॉश है उसका स्लरी बनाइए, और जैसे ही हम लोग ये बीज बोएंगे उसके फसल बाहर निकलने के बाद पहला छिड़काव इन स्लरी का होना जरूरी है। और विशेष रूप से उसका एक ड्रेंचिंग भी अगर हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और विशेष रूप से केमिकल नाइट्रोजन का उपयोग जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए। लेकिन अगर कोई पहली बार इस विषय में काम कर रहा है तो इमीडिएटली केमिकल फर्टिलाइजर का बंद करना भी गलत हो सकता है। हम धीरे धीरे केमिकल नाइट्रोजन को कम कीजिए और इन स्लरियों का उपयोग, और विशेष रूप से जब हम कहते हैं कि उस मूंग की फसल में इल्ली का एक प्रॉब्लम आता है तो मेटाराइजियम और बिवेरिया का स्लरी भी हमें छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लाना जरूरी है। और उसके साथ में एक इमामेक्टिन का छिड़काव भी होना जरूरी है। यह चीजें अगर फॉलो की जावे तो मैं कह सकता हूँ कि जितना भी प्रॉब्लम मूंग की फसल में आना है वो प्रॉब्लम आसानी से कम हो जाएगा। और जैसा हम लोग बायोजाइम के जेल से, बायोजाइम से जो हम लोग ग्रैनुलर फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, उन फर्टिलाइजर का उपयोग भी जैसा जब बीज बोते हैं उसके साथ में ही वह जो राशन के चावल के ऊपर जो हम लोग बनाते हैं, या फिर जो बकरी खाद है, बकरी का जो लिंडी होता है उसके ऊपर अगर इस बायोजाइम को कोट करके वो बीज के साथ में दिया जावे तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। तो आप सभी लोग इन सभी विषयों पर ध्यान देकर मूंग की फसल कैसी ली जाए उसके बारे में आप चर्चा कीजिए, और कुछ विषय रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जियो जियो आप आज एरेंडा में मिलेंगे कि नहीं कल? नहीं दादू, मैं एक्चुअली अभी पूना हूँ और मेरे कुछ काम है, उस वजह से मेरा आना तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन दीपक जी है और पूरी टीम है। आप जी, सभी जी, लोग जी। मुख्य रूप से प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस कीजिए। और मेरा ये कहना है कि आप लोग 10 बजे वहां पहुंच जाना चाहिए। जी यानी अगर आप लोग 10 बजे पहुंचोगे तो आपको दिन भर दीपक जी और सारी टीम अच्छी तरह से सारी चीजें दिखाएंगी। और मेरा ये कहना है कि आप लोग वहां पर जितनी जो लैब में चीजें है, रोटरी शेकर है या माइक्रोस्कोप है, इडली कुकर है, ऑटोक्लेव है, या जो गैस सिलेंडर है, इन सभी चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में समझने का कोशिश कर लीजिए। और वहां पर जितना भी पोस्टर्स लगा है उन सब पोस्टर्स भले ही वो मराठी में होवे, लेकिन दीपक जी के माध्यम से वह सारी चीजें समझने का कोशिश कीजिए। जी 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 जी। किसी का और प्रश्न है कुछ? सर आप किसी का प्रश्न नहीं है कोई अच्छा रोशन शरद भैया समापन कराएं, समय हो गया। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो ऐसा निवेदन था। शरद कृष्णा भैया है? करके कोई, कृष्णा कोई है, कुछ सवाल है, पूछिए आप। कृष्ण कुमार जी। जी, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ सर। झारखंड है ऐसा जगह जहाँ पर कि
झाड़ फूट से पत्तियां उगती है पेड़ों से, और उसकी जगह पर बकरी का जो है पालन नहीं होता है, और उसमें से रीढ़ जो निकलता है, उनकी जो रचना है, उधर है, उनसे केचुआ खाद बनाया जा सकता है क्या सर? नहीं सर, आपकी आवाज थोड़ा मुझे क्लियर नहीं आ रही है। डॉक्टर राउत सर, उनका सवाल आपको समझ में आया? नहीं, आवाज कट गई थी सर, आवाज बीच में। एक बार फिर से प्रश्न कर दें। नहीं, अब क्लियर आया होगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। बोल रहे थे कि ये बकरी का जो लीद है, मैंने गोबर है, उससे केचुआ खाद बनाया जा सकता है क्या? हाँ, बना सकते हो आप, धन्यवाद। लेकिन उसमें गोमाता का गोबर भी यूज करें ताकि वो और अच्छी क्वालिटी बने। जी हाँ सर। ठीक है सर, हम लोग रुकते हैं आज के लिए। जी सर, आज की वह जो हमारी दूसरा सत्र योगाहार का बहुत सुंदर रहा, और हमेशा की तरह डॉक्टर संतोष चौहान साहब ने हमें पौधे के जो बायोटिक फैक्टर हैं, जो भूमि के बायोटिक फैक्टर्स हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया, और निश्चित रूप से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि हम सिर्फ जो अजीवित है उनके अलावा भी हमें जीवित के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में हम आगे फिर सर से सीखेंगे और अपनी खेती को बेहतर बनाने के विकल्पों पर बात करेंगे। सुबह की कक्षा, योग की कक्षा आदरणीय योगाचार्य दुर्गा भैया ने ली, बहुत सुंदर योग कराया। सभी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर संतोष चौहान साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, एवं दुर्गा भैया का बहुत बहुत आभार, और सभी जुड़े उन सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। जी ओम, प्रणाम। कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे पुनः योग के साथ। जी ओम। जी ओम।